अब ये क्वेश्चन है जो कि मैंने कोल्थ की बुक में से पिक किया है। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है लॉसलेस डिकम्पोजिशन पर, और इसी पर बेस्ड उसी बुक में आगे क्वेश्चन दे रखा था जो कि था कि इसी को मतलब ये जो डिकम्पोजिशन हमें दे रखा है उसको हमें प्रूव करना है कि ये डिपेंडेंसी, मतलब प्रूव नहीं करना है, हमें बताना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। ठीक है, तो पहला इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सिर्फ हमसे ये पूछ रखा है कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस है या नहीं है। ठीक है, लॉसलेस, लॉजी, डिपेंडेंसी, प्रिजर्विंग, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं। अब ये है हमारा मेन रिलेशन, ये है हमारे सब रिलेशंस जिसमें हमने इसको डिकम्पोज किया है। ठीक है, और ये हमें डिपेंडेंसीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं जो कि किस में एग्जिस्ट कर रही थी, हमारे इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं, इस रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो डिकम्पोजिशन हमने किया है ये लॉसलेस है या नहीं है। ठीक है, अब कोई भी डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले तो जब हम उन दोनों का यूनियन करें, दोनों तीनों जितने में भी हमने डिकम्पोज किया है उनके यूनियन में हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ जाने चाहिए जो हमारे मेन रिलेशन में थे। तो मेन रिलेशन में हमारे थे ए बी सी डी ई। अगर मैं R1 और R2 का यूनियन करती हूं तो मुझे ये वापस से ए बी सी डी ई मिल जाएंगे, मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो हम अगर देखें तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, R1 और R2 के बीच में। तो ए आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कॉमन है, बी दोनों में नहीं है, सी दोनों में नहीं है, डी ई भी दोनों में नहीं है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू ए, मतलब ये फाई नहीं है। तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ए जो है मतलब ये ए या तो इस R1 को क्या करे, R1 की क्या हो, कैंडिडेट की है। ठीक है, की हो, या तो फिर किसकी कैंडिडेट की होनी चाहिए, इस R2 की कैंडिडेट की होनी चाहिए या फिर दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसी चीज को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये किसी की भी क्या है, किसी एक की या दोनों की क्या है, कैंडिडेट की है या नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, हमारा R1 के अंदर क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी है। ठीक है, R2 के अंदर क्या है, तो R2 के अंदर है ए कॉमा डी कॉमा ई है। ठीक है, अब क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, ए है, तो हमें सिर्फ ए में ही इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम ए का क्लोजर निकालते हैं, क्योंकि देखो कैंडिडेट की निकालने के लिए हम क्लोजर ही निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए का क्लोजर निकालें तो हमें इसके सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाए। ठीक है, या तो फिर इसके सारे एट्रीब्यूट, अगर देखो ए का क्लोजर निकालने पर ए बी सी तीनों मिल जाते हैं, इसका मतलब ए इस R1 की कैंडिडेट की है। अगर ए का क्लोजर निकालने पर ये तीनों एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, इसका मतलब ए किसकी कैंडिडेट की है, R2 की कैंडिडेट की है। सारे मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो R1 और R2 दोनों की क्या है, कैंडिडेट की है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ए के क्लोजर में सबसे पहले ए आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में ए डिटरमाइन बी सी, इसका मतलब बी सी भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा बी डिटरमाइन डी, तो यहाँ पर डी भी आएगा ही आएगा। क्या इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, सी डी डिटरमाइन सी, तो ये सी डी ई को डिटरमाइन करता है तो ई आएगा। ठीक है, ई डिटरमाइन से ए इज ऑलरेडी देयर, तो हम देख रहे हैं कि सारे ही एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। इसका मतलब कि ये ए जो है वो R1 की भी कैंडिडेट की है एज वेल एज R2 की भी कैंडिडेट की है। ठीक है, इसका मतलब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है। अब हमें ये चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। देखो आपके उस कोल्थ की बुक में 7.2 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आई थिंक 7.18 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। है वो लॉसलेस, सॉरी, कोई भी डिकम्पोजिशन जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कब होता है, जब हम इनकी डिपेंडेंसी R1 के अंदर जो डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, और R2 के अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको अगर हम, जैसे कि मान लिया कि इसकी जो डिपेंडेंसीज है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं, R2 के अंदर जो डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उसको F2 से डिनोट करते हैं, इसको F1 से, इसको F2 से। ठीक है, तो जब हम F1 और F2 का यूनियन लेते हैं तो हमें सारी की सारी किसकी, F की जो डिपेंडेंसीज है, ये जो डिपेंडेंसीज है अगर वो मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं
कि ये जो है डिकम्पोजिशन वो क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, ठीक है। लॉसलेस है ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है, ओके। तो अब सबसे पहले देखो R1 के अंदर क्या है, ए बी सी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखो, पहले हमने जब लॉसलेस प्रूव करना था तो सिर्फ हमने ए में इंटरेस्ट लिया था क्योंकि वही उनमें कॉमन था, ठीक है। यहाँ पे हमें ए का क्लोजर निकालना है, तो ए के क्लोजर में कौन कौन आ रहा है, अभी अभी हमने देखा था ए बी सी डी ई सब आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो ए को भी डिटरमाइन कर रहा है, ए बी को भी डिटरमाइन कर रहा है। देखो ए को डिटरमाइन कर रहा है वो तो ट्रिवियल होता है, ठीक है। ए बी को भी डिटरमाइन कर रहा है, ए सी को भी डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ये वाली डिपेंडेंसी तो हमारी क्या हो चुकी है, प्रिजर्व हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम बी का क्लोजर निकालते हैं, तो बी के क्लोजर के अंदर क्या आ रहा है, तो बी के क्लोजर के अंदर हम शुरुआत यहां से करेंगे। देखो बी तो आएगा ही नेचुरली, उसके बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ आ रहा है क्या, तो हम देखते हैं तो डी अकेला किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ना ही बी, और इसके अलावा और कोई सी नहीं है बी में, बी डी मिलके भी किसी को नहीं कर रहे हैं, तो और कोई सा नहीं आ रहा है। तो इसकी हेल्प से हमारी ये वाली डिपेंडेंसी क्या हो रही है, प्रिजर्व हो रही है। इसके बाद हम किसका क्लोजर निकालेंगे, सी का क्लोजर निकालेंगे। तो सी का क्लोजर निकालने पे हमें क्या मिलता है, तो सी का क्लोजर निकालने पर देखो सी अकेला किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ क्या मिलेगा, सी, जो कि क्या है, ट्रिवियल है, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम किसका क्लोजर निकालें, हम डी का क्लोजर निकालें। तो डी का क्लोजर निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, तो डी का क्लोजर निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी अकेला किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम किसका क्लोजर निकालते हैं, ई का क्लोजर निकालते हैं, ठीक है। तो ई का क्लोजर निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है पहले, फिर ए की वजह से बी सी मिल रहा है, फिर इसके बाद क्या मिल रहा है, बी सी, तो बी की वजह से हमें डी मिल रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, सी डी की वजह से ई मिल रहा है। तो ई के क्लोजर में ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल चुके हैं, मतलब ये वाली डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इंडिविजुअली तो सबका क्लोजर निकाल दिया है, तो हमें ये सारी डिपेंडेंसीज प्रिजर्व होके मिली है, ठीक है। अब किसी ना तो R1 ना ही R2 इनके अंदर सी डी कंबाइंडली नहीं है कि हम उनका क्लोजर निकालें, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी तरह से हमें ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई और वे लगता है, मैंने बाय चांस कोई मिस्टेक की हो, तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं।